हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना के बारे में। वो वाला कोरोना नहीं, कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन। तो क्या होता है, जैसे आप लोग जानते ही हो कि हम लोग का जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, जैसे हम लोग सपोज दो टावर लिए, टावर 1 एंड टावर 2, ये दोनों के बीच पे ऐसे थ्री वायर ट्रांसमिशन लाइन लगा रहता है। ये एक टावर है, ये एक टावर है। ये दोनों टावर के बीच पे ऐसे 1 2 3 लाइन रहता है, जिनको हम लोग कहते हैं थ्री फेज। फेज को हम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, थ्री वायर ट्रांसमिशन लाइन। लॉस कम करने के लिए हम लोग क्या किए थे, जेनरेटिंग का जो वोल्टेज था, जो कि 11 kV और 33 kV था, उनको हम लोग इंक्रीज किए थे। पहले क्लास हम लोग डिस्कस किए थे ना। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है 66 kV से लेकर के 132 kV और 220 kV और 400 kV और 765 kV। अभी इनिशियली कुछ नोट करने का जरूरी है नहीं, अभी सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट को एंजॉय करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आई विल डिक्टेट एंड देन यू राइट डाउन, ठीक है। और जो क्वेश्चंस है उनके रिलेटेड जो भी आप लोगों को लिखना है कोरोना टॉपिक के लिए, वो एक नोट के फॉर्म पे हम लोग अपलोड करेंगे हम लोग का ग्रुप पे। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते हो इसके बारे में, तो धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे। ऐसे आप लोगों को समझना है कि क्लास में ही प्रिपरेशन करना है, बाद में देखना नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे पहले बताए कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन, इनका वोल्टेज लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर 100 kV से ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वोल्टेज के लिए ये जो आसपास के जो एयर होता है, जो वायु होता है, वो क्या होगा, उनका आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन होगा तो कंडक्टर बन जाएगा, एयर के थ्रू पे करंट फ्लो करेगा एंड इसके लिए कुछ सम इफेक्ट्स विल बी एक्सपीरियंस्ड। अभी लीव इट, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो एयर है, एयर में ये जो सराउंडिंग एयर है, एयर में क्या क्या रहता है, एयर क्या है, एयर क्या है एक्चुअली। एयर में रहता है नाइट्रोजन गैस, मेनली नाइट्रोजन गैस रहता है 78%, फिर ऑक्सीजन गैस रहता है 20.9% एंड 1.1% रहता है हाइड्रोजन गैस और H2, वाटर वेपर CO2 एंड वाटर वेपर, ठीक। एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में एयर एक इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। इंसुलेटर का मतलब क्या है, इंसुलेटर मतलब जिनमें फ्री चार्ज कैरियर नहीं रहता है। फ्री चार्ज कैरियर मतलब एयर बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। इंसुलेटर मैटर दो टाइप का होता है, एक कंडक्टर होता है जो करंट कैरी करते हैं और एक इंसुलेटर होता है जिनके पास फ्री चार्ज कैरियर नहीं है तो करंट नहीं कैरी कर पाएगा, ठीक। तो इंसुलेटर में देयर इज नो चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब जो चार्ज को कैरी करके लेके जाते हैं, जो करंट को कैरी करके लेके जाते हैं, वो क्या होता है, आइदर इलेक्ट्रॉन और आयन, ठीक। इलेक्ट्रॉन और आयन। आयन क्या होता है कि नॉर्मली जो अणु के अंदर होता है परमाणु, एटम। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक साथ रहता है एंड एटम का कोई नेट चार्ज होता नहीं है, एटम होता है न्यूट्रल। अगर एटम से एक इलेक्ट्रॉन
और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी जो एटम है उनका चार्ज होगा पॉजिटिव, उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव जो पार्ट है इनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आयन, सिमिलरली बनेगा नेगेटिव आयन। ठीक, तो आयन का कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो एयर में, एयर इज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं रहता है, लेकिन एयर इज नॉट ए परफेक्ट इंसुलेटर। मतलब एयर में एट नॉर्मल टेम्परेचर सम अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर प्रेजेंट। वो किस लिए होता है? 3 रीजन के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे कोई इंसुलेटर पे चार्ज कैरियर नहीं रहना चाहिए, लेकिन एयर में सम माइन्यूट अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और आयन रहेगा। वो क्यों रहेगा? 3 रीजन के लिए। पहला रीजन है कॉस्मिक रे, हम लिखेंगे धीरे धीरे। 3 रीजन के लिए, जिनमें पहला रीजन है कॉस्मिक रे, COSMIC। कॉस्मिक रे एक ऐसा रे है जो सोलर सिस्टम का बाहर से आता है। ठीक। सेकेंड रीजन है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। जैसे हम लोगों के पास वायोलेट, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, येलो, इस टाइप का विजिबल रेंज का कलर होता है, ऐसे ही एक फ्रीक्वेंसी का कलर होता है अल्ट्रा वायोलेट, जो आप लोग बाद में पढ़ोगे अल्ट्रा वायोलेट होता क्या है। ठीक, ये जो अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, ये सेकेंड रीजन है। और थर्ड रीजन है रेडियो एक्टिविटी। अभी इनके बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते हो। ये समझो कि जो हम लोगों का मिट्टी जो होता है, जो सॉयल होता है, सॉयल का जो रेडियो एक्टिविटी होते हैं, रेडियो एक्टिविटी के लिए कुछ आयन और इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। ठीक, ये वाला टर्म हम सब याद रखेंगे। 3 रीजन है कॉस्मिक रे, यूवी रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिविटी। ये 3 रीजन के लिए एयर में थोड़ा सा आयन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो एयर इज नॉट ए परफेक्ट इंसुलेटर। अभी अगर सपोज हम लोग एक छोटा सा बॉक्स लेंगे, ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिनमें ये जो प्रोसीड्योर हम बता रहा है कोरोना फॉर्मेशन का, वो डिटेल्स पे रहेगा। ठीक है ना? ठीक, नाउ अगर हम लोग सपोज एक छोटा सा ऐसे हम बॉक्स लिए, बॉक्स में एयर है, एयर है मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2, H2, ऐसे जो गैस होता है वो है। ठीक, अगर हमने एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट किए, मतलब लेफ्ट साइड पे V1 अप्लाई किए, राइट साइड में V2 अप्लाई किए, सच एज V1 ग्रेटर देन V2। तो हमने बेसिक्स में क्या बताया कि अगर V1 V2 से ज़्यादा होगा तो वोल्टेज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम V1 टू V2। हम बेसिक्स में डिस्कशन किए, पहला जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस किए ये कैसे हो रहा है। ठीक, अभी एयर में पहले से क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन है एंड आयन है। आयन मतलब पॉजिटिव आयन है। अभी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होगा। पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स महसूस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स महसूस करेगा। ठीक, अगर फोर्स अप्लाई हो, अगर फोर्स अप्लाई हो तो क्या होगा, तो फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होता है,
एक्सीलरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अभी आयन जो है उनका मास बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो जिनका मास ज़्यादा होगा उनका मोबिलिटी, और वो मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा, मतलब वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा, ठीक। तो इनके लिए हम ये जो आयन का जो मूवमेंट है उनको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, उसको छोड़ देंगे। हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हमने क्या बताया कि एयर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पहले से मौजूद जो आयन था और इलेक्ट्रॉन था वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो आयन का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम होगा, तो वी विल नेग्लेक्ट दैट, और हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कंसीडर करेंगे। इतना तक ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, समझ में आया। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। अभी फिर से हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। एक्चुअली एयर जो गैस है, हम एक गैस लेकर के देखेंगे। सपोज दिस इज नाइट्रोजन गैस, सिंबल N2, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन अणु, उनके अंदर रहेगा नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन परमाणु। तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर है वो क्लास 7 और 8 पे थे, ठीक। परमाणु में क्या होता है, अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, BOHR, बोर्स एक साइंटिस्ट था, ठीक। उनका जो मॉडल था उनके अनुसार परमाणु का अंदर में ऐसे एक जगह रहता है जिनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल रहते हैं, दो पार्टिकल रहते हैं, कौन कौन, एक प्रोटॉन हो गया और एक न्यूट्रॉन हो गया, ठीक। फिर न्यूक्लियस का सराउंडिंग पे ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट रहता है। कैसे, ऐसे एक ऑर्बिट नाइट्रोजन एटम के लिए और दो ऑर्बिट रहता है। नाइट्रोजन एटम को अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है 7, न्यूट्रॉन भी रहता है 7। फिर ये जो पहला ऑर्बिट है इनमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो सेकेंड ऑर्बिट है इनमें 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। इनको आपको याद रखने का जरूरी नहीं है, सिर्फ हम दिखा रहा है बात क्या होगा। अभी तक हमने देखे कि इलेक्ट्रॉन जो पहले से एयर में था वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मूव करने के टाइम पे क्या होगा वो डिस्कस करने के लिए एयर का जो गैस है उनका अंदर में जो मॉडल है, अंदर में क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है। तो आप लोग पहले बेसिक्स पे क्या देखें कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों रहेंगे एक साथ, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कैसे, अकॉर्डिंग टू कूलोम्बियंस अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसे पकड़ करके रखेगा। तो ये जो बाहर में इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, और ये जो अंदर का पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस। तो ये जो बाहर का जो ऑर्बिट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो ये इसको ऐसे पकड़ करके रखेंगे, ठीक। लेकिन अगर बाहर से हम लोग कुछ एनर्जी जो है, एनर्जी अगर ए वाला इलेक्ट्रॉन को दे दिया, बाहर से कुछ एनर्जी अगर ए वाला इलेक्ट्रॉन को मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो आकर्षण बल था और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था उनको ओवरकम करके बाहर निकल करके आएगा। तो वो जो एनर्जी
जो एनर्जी प्रोवाइड करने से देने से बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके आएगा, उनको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हम लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी आपको ज़्यादा कुछ याद रखने का जरूरी नहीं है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। मतलब एयर में रहता है गैसेस, गैसेस का होता है मॉलिक्यूल्स अणु, उनके अंदर रहता है परमाणु और एटम। एटम में रहता है न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट पे रहता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच पे काम करता है अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। ठीक, अभी अगर इलेक्ट्रॉन को हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ये जो एट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का, इसको ओवरकम करके बाहर निकल करके आएगा। वो वाला जो एनर्जी है जो प्रोवाइड करने से, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आएगा, उनको हम लोग कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी तक ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? ठीक, तो हम लोग पहले कितना तक डिस्कस किए थे कि एयर में जो इलेक्ट्रॉन था पहले से, वो वाला इलेक्ट्रॉन क्या किए, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिए। अभी अगर वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अगर ये जो वोल्टेज है और जो वोल्टेज डिफरेंस है वो अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बाय लेन इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बेसिक्स पे देखे हैं। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो पहले से एयर में था, ड्यू टू 3 रीजन, कॉस्मिक रे, यूवी रेडिएशन एंड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, जो पहले से एयर में था वो वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड पे मूव करेगा। समझ में आया? तो अगर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, कहां पे मूव कर रहा है, थ्रू द एयर, थ्रू द एयर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जाने के टाइम पे जो एयर का जो गैसेस होता है, उनका जो मॉलिक्यूल्स होता है, अणु परमाणु होता है, उनके साथ कोलाइड करेगा, टकराइएगा। तो अगर एयर में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब जिनका चार्ज जीरो है, ठीक, एक्चुअली एटम में पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, मतलब एटम का जो नेट चार्ज वो जीरो होता है। तो पहले एयर का जो मॉलिक्यूल ऐसे न्यूट्रल था, मतलब जीरो चार्ज वाला था। अभी इलेक्ट्रॉन जाकर के कोलाइड करेगा, इनके साथ टकराती है। तो जब टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, मतलब उनका एक काइनेटिक एनर्जी होगा। ये वाला बात समझो, जो पार्टिकल मूव करता है उनका एक काइनेटिक एनर्जी होता है। इनको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मूव करने वाला पार्टिकल का जो एनर्जी है उनको हम लोग कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो पार्टिकल मूव करता है, उनका जो एनर्जी है, एसोसिएटेड जो एनर्जी है, उनको हम लोग कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर आप लोग देखें कि अगर कोई मूव करने वाला पार्टिकल अगर कोलाइड करेगा तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वो वाला एनर्जी कहाँ से आता है, उनका काइनेटिक एनर्जी से। ठीक, तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है जब टकराती है विद द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इनका काइनेटिक एनर्जी अगर ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी हो, जैसे हमने क्या डिस्कस किए थे, आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो प्रोवाइड करने से न्यूट्रल जो एटम है उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आता है। ठीक,
तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका काइनेटिक एनर्जी अगर ये आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आएगा। तो पहले जो मॉलिक्यूल्स था, हम यहीं पे लिखेंगे, पहले जो मॉलिक्यूल्स था वो न्यूट्रल था। अभी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला पॉजिटिव आयन बन जाएगा। पहले चार्ज था 0, अभी एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो बाकी जो रह गया वो क्या होगा, वो एक पॉजिटिव आयन होगा। तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन से हम लोग हमेशा आयन का जो मूवमेंट है उनको नेग्लेक्ट करेंगे और उनके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम क्या ऐसे बोल सकता है, जो पहले एक इलेक्ट्रॉन था आफ्टर ए कॉलिशन एक इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं, है ना। पहले ए वाला इलेक्ट्रॉन था जो पहले से एयर में मौजूद था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट करे तो उनके बाद एयर मॉलिक्यूल के साथ टकराया, टकराने के बाद एयर मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आया, बन गया एक इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिटिव आयन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो पहले 1 इलेक्ट्रॉन था अभी एक इलेक्ट्रॉन से कॉलिशन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक ठीक, अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अभी मिला, ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग अप्लाई करके रखे हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिला है ये फिर से ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से है एयर में, उनके लिए फिर से मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, फिर कॉलिशन होगा। तो फिर कॉलिशन होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन से अगेन 2-2 करके इलेक्ट्रॉन बनेगा। ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो एक चेन रिएक्शन के जैसा 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 ऐसे करके तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने डिस्कशन जब स्टार्ट किए थे हम लोग क्या बताए थे कि एयर में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसीलिए एयर इंसुलेटेड है, एयर करंट को कैरी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी ये जो फिनोमेना है इसके लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो पहले जो एयर इंसुलेटर था अभी एयर क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। समझो। तो ये जो प्रोसेस है जिनमें पूरा जो एयर है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन एंड आयन बनता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, जो पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से एक आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनता है। ये जो प्रोसेस है इनको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक, ये जो प्रोसेस है इनको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का जो डेफिनेशन है, हर जो बात है जिनका जितना डेफिनेशन जरूरी है हम नोट में लिख करके देंगे। अभी कॉन्सेप्ट को एज ए स्टोरी समझो। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है इनको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। तो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू आएगा एग्जाम में पूछेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या बता रहा है, जो एयर है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आयोनाइजेशन हो रहा है, इतना तक ठीक है। आयोनाइजेशन होगा तो एयर पहले इंसुलेटर था अभी कंडक्टर हो गया। ठीक, तो ये जो कंडक्टर हुआ है इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिनका रिक्वायरमेंट होगा उनको कहते हैं E = G0
कहाँ पे लिखे, हम ये वाला इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो एयर का जो कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, इनके लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उनका वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिनको हम लोग कहते हैं G0, G फॉर ग्रेडियंट। हम लोग बोले थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का दो नाम है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी यहीं पे हम G से डिनोट करेंगे। G0 क्यों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन किए थे एट NTP, N फॉर नॉर्मल, T for temperature, P for pressure। देखो हम लोग इनका जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, नोट आप लोग एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद अगर कुछ कॉन्सेप्शन का प्रॉब्लम होगा तो मेरा ये जो वीडियो है, इनका जो पहले 30 मिनट्स का जो पोर्शन है वो एक बार देख लेना, तब बात समझ पे आ जाएगा, ठीक। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब जब टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल प्रेशर मतलब जब प्रेशर हो, प्रेशर का एक यूनिट है, हम डायरेक्टली लिखते हैं इसको 76 सेमी ऑफ मार्करी। मार्करी का मतलब है Hg। तो ये वाला जो है इसको ऐसे लिखते, अभी न्यूमेरिकल्स के लिए लगेगा, इनके बारे में ज़्यादा अंदर में मत जाओ, ठीक। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 30 kV पर सेंटीमीटर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट था, पहला यूनिट न्यूटन बाय कूलम, सेकेंड यूनिट वोल्टेज पर मीटर। ऐसे ही हमने एक यूनिट चुना है केवी पर सेंटीमीटर। ये होता है पीक वैल्यू, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एसी करंट फ्लो करते हैं ना, एसी करंट फ्लो करते हैं, तो उनका दो वैल्यू होता है, एक पीक वैल्यू और एक आरएमएस वैल्यू। आप लोग एसी फंडामेंटल्स पे पढ़े हो, ठीक है। तो ये अगर पीक वैल्यू और 30/√2 इक्वल टू 21.1 kV पर सेंटीमीटर आरएमएस वैल्यू हो, तो इलेक्ट्रिक जो आयोनाइजेशन वो कॉम्प्लीटली हो जाता है। मतलब एयर का जो कॉम्प्लीट ब्रेकडाउन और कॉम्प्लीट आयोनाइजेशन और कॉम्प्लीट डिसरप्शन, एक ही वर्ड है। डिसरप्ट मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब आयोनाइजेशन, कॉम्प्लीटली हो जाता है और एयर बन जाता है एक कंडक्टर। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग G0 से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ठीक। इसको कहलाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो हम लोग क्या बताएंगे, we will write the definition, it is VVI, very important। ये जो फैक्ट्स है अभी तक जितना डिस्कशन हमने किया, ये वाला आपको याद करके रखना है, इसमें से एमसीक्यू आएगा, ठीक। ये वैल्यू आएगा, और ये जो वैल्यू है अगर केवी पर सेंटीमीटर में है, देखो 30 केवी पर सेंटीमीटर, ऊपर में केवी है, नीचे में सेंटीमीटर है, ठीक। अगर हमने इसको वोल्ट पर मीटर यूनिट पे ट्रांसफर करें तो कैसे करेंगे, उनका प्रोसीड्योर है। देखो 30 किलो वोल्ट से अगर वोल्ट लेकर के आना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में आ गया 10⁻³ नीचे क्या है सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर से अगर मीटर पे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड करना है मतलब 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 1 × 10⁻²। पहली यूनिट था किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, अभी हो गया वोल्ट पर मीटर। ऐसे यूनिट कन्वर्शन होता है। कभी भी अगर मैथ के लिए किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से वोल्ट पर मीटर में आप लोग को कन्वर्ट करना है, और सपोज एक एमसीक्यू दिए है जिनमें आप लोग प्रिपेयर करके गया कि किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, लेकिन उनमें यूनिट दिया है वोल्ट पर मीटर, तो ऐसे आप लोग ट्रांसफर करना। मेथड समझ पे आया है। पहले जो किलो वोल्ट था उसको वोल्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए, फिर नीचे में था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करें, ठीक। फिर आ जाएगा नीचे जो टर्म था अगर ऊपर में चला जाएगा तो 30 × 10⁻³ + 2 10⁵ वोल्ट पर मीटर, मतलब 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये भी एक फॉर्म है। ये वाला हो गया पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अगर आरएमएस वैल्यू लेंगे तो 3/√2 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ऐसे होता है, ठीक। तो इनको हम लोग कहलाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर एट एनटीपी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, हम लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अप टू व्हिच जितना तक अप टू व्हिच एन इंसुलेटर जितना तक ए इंसुलेटर कैन withstand its insulating property without becoming, हम पहले लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे, becoming a conductor is, आप लोगों को लिखने का जरूरी है नहीं, आप लोगों का नोट्स मिल जाएगा, सिर्फ देखो कॉन्सेप्ट को समझो, एज ए स्टोरी एंजॉय करो, ठीक है। is called as डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डीएस। हम क्या बताएं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर उनका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उनको मेंटेन कर पाए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे मतलब वो जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसमें अगर रीच कर गया, पहुंच गया, तो समझो इंसुलेटर खत्म हो गया, फिर इंसुलेटर हो जाएगा कंडक्टर। यही है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्शन। तो नॉर्मल जो एयर है उनका एट एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर जिनका वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेमी ऑफ मरकरी, इनमें इनका जो वैल्यू होता है वो होता है 30 kV पर सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपका सेमिस्टर में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, वैल्यू, ठीक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारा डिस्कशंस है इनमें से एक बात समझ में आया कि एयर ट्रांसमिशन लाइन का आसपास में जो एयर था, आसपास की जो एयर है, सराउंडिंग का जो एयर है,
वो अभी कंडक्टर हो गया। तो इनके लिए क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या इफेक्ट्स हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इरेज करते हैं। ज़्यादा कुछ नोट करने का जरूरी है नहीं, वीडियो आप लोगों के पास ही रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर से ओपन करके देख लेना और हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्लास का जो एम है, क्लास में जो कॉन्सेप्ट है, चीज़ें जो सारा चीज़ें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो सपोज एक सिलेंडर जैसा एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर था ट्रांसमिशन लाइन में। पहले एक कंडक्टर के थ्रू पे करंट जा रहा था। अभी क्या हुआ, कंडक्टर के दो साइड पे जो एयर है, एयर के थ्रू पे करंट जाना स्टार्ट करेगा, एयर के अंदर करंट चला जाएगा। ठीक, तो पहले सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के अंदर करंट था। अभी दोनों साइड जो जितना तक एयर का आयोनाइजेशन हुआ है उतना तक एरिया पे, रीजन पे हम लोग का करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो एक करंट फ्लो करने से क्या क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये करंट का आरएमएस वैल्यू है। ठीक, लेकिन असल में करंट कैसा होता है, करंट होता है साइनोसॉइडल करंट, एसी। एसी में करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। तो ये जो एयर में करंट होगा ऐसे 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 हैपोजेटली जाएगा। फिर करंट जाने के टाइम पे ये जो कंडक्टर का जो सरफेस और एयर का जो मॉलिक्यूल है उनके साथ कॉलिशन भी होगा। ठीक, समझो, एज स्टोरी समझो। हम बोल रहा था करंट पहले कंडक्टर पे जा रहा था। अभी कंडक्टर का दो साइड पे जितना तक एयर कंडक्टर बन गया, मतलब एयर का आयोनाइजेशन हुआ, वो जो एरिया है उसमें भी करंट जाएगा। लेकिन ये कौन सा करंट है, एसी करंट है। तो एसी करंट में क्या होगा, हमेशा जो डायरेक्शन है चेंज होगा। एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट में डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। तो ये जो करंट है इनका भी जो डायरेक्शन वो हमेशा चेंज होगा। और ये जो करंट है ये क्या एक पार्टिकुलर पैटर्न तो नहीं फॉलो करेगा ना, क्योंकि एयर में जब जा रहा है तो एयर का मॉलिक्यूल और कंडक्टर का जो सरफेस है उसके साथ भी कॉलिशन होगा, टकराएगा। तो इसके लिए ये जो करंट ये पहले जैसा करंट नहीं होगा। क्या डिफरेंसेस आएगा, पहले जो करंट था वो करंट का फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज। ठीक, अभी जो करंट कंडक्टर के साथ साथ एयर में भी जो करंट होगा उनका फ्रीक्वेंसी सिर्फ 50 हर्ट्ज नहीं होगा, उनका फ्रीक्वेंसी होगा 3 × 50 हर्ट्ज और 5 × 50 हर्ट्ज। ऐसे जो ऑड नंबर होता है उनका मल्टीपल हो जाएगा अप टू इंफिनिटी। तो इस टाइप का जो कंपोनेंट है जो करंट में रहता है, जो 50 हर्ट्ज से ज़्यादा है, 50 हर्ट्ज का मल्टीप्लाई है, उनको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक्स। सिर्फ इतना तक समझो। तो पहले जो करंट था वो सिर्फ साइनोसॉइडल करंट था विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। पावर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। पहले सेकेंड क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो अभी 50 हर्ट्ज के साथ साथ करंट क्या क्या हो गया, 150 भी आ गया, 250 भी आ गया, 350 भी आ जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक करंट का कंपोनेंट होगा। और ये जो प्रोसेस है, जो बोम्बारमेंट होगा, जो कॉलिशन होगा, और ये जो करंट हमेशा जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, इसके लिए हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक, पहले हीट प्रोड्यूस होगा, सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होगा, थर्ड some amount of light will be produced। ठीक, तो पहले एनर्जी था इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे, अभी साउंड, हीट और
लाइट तीन एनर्जी फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। क्या जनरेटिंग कंपनी को इसके लिए पैसा मिलेगा? नहीं, तो इनको हम लोग कहलाएंगे क्या? पावर लॉस। तो इनका और एक इफेक्ट है पावर लॉस होगा। अभी ये जो साउंड है इसको हम लोग कहते हैं हिसिंग साउंड। हिसिंग और क्रैकलिंग साउंड, ये साउंड का एक नेम है, हिसिंग और क्रैकलिंग साउंड। हम राइट साइड कॉर्नर पे एक के बाद पॉइंट एक लिख रहा है, ठीक है। तो पहले जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर लॉस होगा। ये जो फिनोमेना है इसके लिए पावर लॉस होगा। सेकेंड, एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिनको हम लोग कहलाएंगे हिसिंग। हिसिंग साउंड हम लोग ये वाला लैपटॉप पे सुनाएंगे, ठीक है। हिसिंग साउंड, साउंड कैसा होता है? हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, एक ऑडिबल साउंड जो कि हम लोग सुन सकते हैं। एक्चुअली ये साउंड से ही पता चलता है कि कहाँ पे कोरोना हो रहा है कहाँ पे नहीं, ठीक। इनके बाद एक लाइट प्रोड्यूस होता है, जो लाइट का कलर होगा वो होगा वायोलेट, बेगुनी और व्हाइटिश ब्लू। व्हाइटिश ब्लू नील कलर का होगा। ये दो कलर का लाइट प्रोड्यूस होगा और हीट भी प्रोड्यूस जनरेट होगा, ऑब्वियसली हीट भी जनरेट होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बात है कि करेंट में, ये वाला पॉइंट समझ में आया? पहले करेंट कैसा था? पहले करेंट था ऐसा, जो 50 हर्ट्ज वाला करेंट, ठीक। अभी ये जो करेंट है वो क्या 50 हर्ट्ज वाला होगा? नहीं, उनके साथ 150, 250, 350 ऐसे ऐसे कंपोनेंट भी आ जाएगा जिनको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक। सिर्फ ये सोचो, ये समझो, और कुछ जानने का जरूरी नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं करेंट में आएगा हार्मोनिक्स। करेंट में आएगा हार्मोनिक्स, ये वाला टर्म याद रखना है। हार्मोनिक्स का मतलब है 50 हर्ट्ज वाला जो कंपोनेंट है उनके साथ 150, 250 ऐसे करके करके इंफिनिटी तक कंपोनेंट्स रहेगा, ठीक। 6 पॉइंट क्या है? सरफेस में क्या हो रहा है? हमेशा हीट कर रहा है, ठीक। तो सरफेस का इरोशन होगा, स्मूथनेस जो पहले था वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो सरफेस विल बी, सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो क्या होगा? वो होगा इरोशन। इसको हम लोग इंग्लिश पे कहते हैं इरोशन और कोरोशन। इरोशन बोलना बेटर होगा, मतलब सरफेस का जो स्मूथनेस था वो खत्म हो जाएगा। वो दो रीजन के लिए होता है। पहला तो ये जो बोम्बार्डमेंट हो रहा है इसके लिए होता है, और एक रीजन के लिए होता है, हम बताएंगे। 7 जो पॉइंट है कि पहले जो करंट था उनके लिए, करंट हम लोग देखेंगे, करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, सपोज ये वाला एक ट्रांसमिशन लाइन, अगर इनके साथ कोई कम्युनिकेशन लाइन जहाँ पे टेलीफोन का सिग्नल जाता है और हम लोग का जो रेडियो चलता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, उस टाइप का अगर लाइन जाएगा तो ये जो करंट है, जो करंट पे हर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है 50 to 50 ऐसे करके करके, तो वो जो कंपोनेंट्स है वो क्या करेगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है उनको डिस्टर्ब करेगा। तो अगर नियर बाय कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो आएगा तो उनमें क्या नॉइस प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेयर करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंटरफेयर करते हैं। कौन? कोरोना का जो करंट, वो, ठीक। तो 7 पॉइंट है, हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, ठीक। पॉइंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे। पॉइंट समझ में आया? जो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग का रेडियो, घर में जो रेडियो होता है जो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, ठीक, वो फ्रीक्वेंसी को कौन डिस्टर्ब करते हैं? ये जो एयर का जो करंट है, वो वाला करंट क्या सिंपल करंट है? नहीं, उसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स है। हम लोग के जैसा सिंपल है नहीं, उसमें 50 हर्ट्ज रहेगा, 150 रहेगा, 250 रहेगा, 350 रहेगा, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स रहेगा।
तो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स और जो वेव है वो बाद में हम लोग देखेंगे। उसके लिए रेडियो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डिस्टर्ब होता है, रेडियो में जी 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 ऐसा नॉइज होगा, ठीक। इसको हम लोग कहलाएंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। 8 जो पॉइंट है इनमें तो वायोलेट ग्लो होगा ही, वायोलेट तो ग्लो होगा। वायोलेट के साथ साथ और भी एक रेडिएशन है जिनको हम लोग कहलाता है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, वो भी प्रोड्यूस होता है। 8 नंबर में अल्ट्रा वायोलेट यूवी, अल्ट्रा हम लिखेंगे क्या पूरा, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन होता है। हम लोग डिस्कशन कर रहा है इफेक्ट्स ऑफ कोरोना, ठीक। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अभी हम कोरोना किसको ठीक से लास्ट पे हम कोरोना टर्म को डिफाइन करेंगे। अभी हमने जो फिनोमेना किए, फिनोमेना क्या है कि जो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर जो पहले था एआर, अभी एआर हो गया कंडक्टर, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। अभी कोरोना टर्म हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, कोरोना नहीं बोलेंगे, हम बता रहा है कि ये जो फिनोमेना है इनका इफेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके हम इफेक्ट लिख रहे हैं। फिर और एक इफेक्ट आएगा, एयर में कौन कौन गैस था, बोलो कौन कौन गैस था। पहले था ऑक्सीजन, सेकेंड था नाइट्रोजन, फिर था हाइड्रोजन, उनके साथ था वाटर। तो ये जो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, अगर हीट सप्लाई करोगे तो ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और जो वाटर था वो केमिकल रिएक्शन के वजह से ये प्रोड्यूस करेगा, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होगा O3, इसको हम लोग कहेंगे ओजोन, ओजोन गैस, ठीक। एक फिश के जैसा समथिंग एक स्मेल होता है ओजोन का, ठीक। इनका भी फंक्शन है, ओजोन में ओजोन क्या करते हैं, इंसुलेटर जो होता है ना, इंसुलेटर को डैमेज कर देता है, ठीक। N2 क्या क्या बनाता है, N2 से बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या पूरा नाम लिखना होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। NO2 और NO और नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड उनके साथ सॉल्ट, ठीक। आप लोग अगर चाहोगे तो रिएक्शन देख सकते हो, जरूरी नहीं है, सिर्फ ये सोचना कि कुछ केमिकल्स रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए ये वाला सब प्रोडक्ट बन जाता है। फिर हाइड्रोजन इतने इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, वाटर तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना दिया। और एक इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बन डास्ट। तो ये जो आयोनाइजेशन ऑफ एयर, ये जो फिनोमेना है इनका और एक एग्जांपल है स्पार्किंग, स्पार्किंग में भी ये होता है। तो कभी भी अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क आप लोग देखोगे ना, तो देखोगे कि उनके साथ व्हाइट पाउडर और ब्लैक पाउडर रहता है। तो जो व्हाइट पाउडर रहता है वो होता है सॉल्ट के लिए, सॉल्ट का कलर व्हाइट होता है, और ये जो ब्लैक पाउडर होता है वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड से डिकम्पोजिशन होकर के कार्बन डास्ट बनाता है, वही से मिलता है ब्लैक पाउडर। तो ये भी एक इफेक्ट होता है। तो ये जो फिनोमेना क्या है, फिनोमेना है कि जो पहले एयर इंसुलेटर था एयर बन जाता है कंडक्टर, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा 30 kV/सेमी। तो तब हम लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे, एयर में करंट फ्लो होगा, पहले कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था, अभी एयर में भी करंट फ्लो होगा। इनके लिए क्या होगा, पहले तो पावर लॉस होगा, हिसिंग साउंड आएगा, वायोलेट ग्लो होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, करंट में हार्मोनिक्स होगा, सरफेस ऑफ द कंडक्टर का जो स्मूथनेस है वो खत्म हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होगा, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन होगा, और जो होगा O3 प्रोड्यूस होगा, ओजोन गैस प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सॉल्ट, ये वाला प्रोड्यूस होगा।
ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हम नोट्स पे डायरेक्ट पूरा जो लिख करके देंगे। हाँ, और कार्बन डास्ट प्रोड्यूस होगा। ये हो गया इनका इफेक्ट। अभी ये जो फेनोमेना, मतलब जो आयोनाइजेशन वाला फेनोमेना एंड रिलेटेड ये जो इफेक्ट्स है, ये जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास पे। ये जो है इनको एक साथ में हम लोग एक टर्म पे डिनोट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जो होता है कोरोना। अगर हमने बोले कि कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन, तो कोरोना एक टर्म, एक सिंगल टर्म से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं? हम लोग डिनोट कर रहे हैं, आप लोगों को बोलना होगा कोरोना इज ए फेनोमेना दैट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट of ionized the phenomena of ionization of air particle and the corresponding effect, जिनको एक साथ में हम लोग बताएंगे कोरोना। अभी हमको ना ये जो डेफिनेशन है कोरोना का वो लिखने के लिए मन नहीं कर रहा है। आप लोग तो समझे ना, आप लोग डेफिनेशन लिखने के लिए ट्राई करना। मेरा जो नोट्स होगा उसमें हम लोग डेफिनेशन लिख करके देंगे। अगर क्वेश्चंस आया कि कोरोना कैसे फॉर्मेशन होता है, जो आपका सिलेबस का पहले टॉपिक है, वो 2 नंबर के लिए क्वेश्चंस आ सकता है। उनके लिए क्या लिखना है? जो हमने पहले से स्टेप बाय स्टेप बताए उनको शॉर्ट फॉर्मेट पे लिखना है। तो वो हम डिक्टेशन भी दे सकते थे, लेकिन वो हम नहीं देंगे। हम उनका नोट बना करके आपका जो ग्रुप है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी तो जितना तक हम डिस्क्राइब किए समझ में आया। तो इनके बाद कोरोना का हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कशन करेंगे। ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोरोना वोल्टेज और कोरोना का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है और अगर कॉन्सेप्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा और जो लेक्चर का टेक्निकल अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट करना। आज के लिए यही तक, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।